तो कैसे हैं सभी लोग। और स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर ज्योग्राफी का, सौरमंडल। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर रिसेंट एंड अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो सौरमंडल पढ़ेंगे हम लोग, एंड सभी ध्यान से पढ़ेंगे इसको, सौरमंडल को। बिकॉज आप अगर इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आगे जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसमें काफ़ी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आने लगेंगी। तो स्टार्ट करेंगे कहाँ से? सौरमंडल से। वॉट इज़ सोलर सिस्टम? वॉट इज़ सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल क्या है? तो सौरमंडल क्या है? सौरमंडल है हमारी पृथ्वी सौरमंडल में स्थित है। सौरमंडल है कि ग्रहों का एक क्या है, समूह है। एक क्या है पूरी, एक क्या है, समूह है सौरमंडल, जिसके केंद्र में कौन स्थित है? सूर्य स्थित है। इसलिए इसको बोलते हैं सौरमंडल, यानी सूर्य का मंडल है एक तरीके का। तो सूर्य केंद्र में स्थित है। एंड 99% ऑफ जो द्रव्यमान है सौरमंडल का, आयतन है, द्रव्यमान है, वो कहाँ है? सूर्य के अंदर है 99%। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रह्मांड विज्ञान। व्हाट इज ब्रह्मांड विज्ञान? ब्रह्मांड विज्ञान इस ब्रह्मांड का अध्ययन, कॉस्मोलॉजी बोलते हैं जिसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। ठीक है, फिर आ जाते हैं ब्रह्मांड का अध्ययन। तो ब्रह्मांड देखो, सबसे बड़ा है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंदर आकाशगंगा, और आकाशगंगा के बाद सौरमंडल आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे कि व्हाट इज क्या आकाशगंगा। व्हाट इज आकाशगंगा? आकाशगंगा क्या होती है? तो आकाशगंगा होती है तारों या गैस के धूल भरे कण और काले पदार्थ होते हैं, उनका एक विशाल संग्रह जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधा हुआ होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण से एक साथ बंधा हुआ होता है। और जो हमारी आकाशगंगा कौन सी है? मिल्की वे, दुग्ध मेघला। और जो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, उसके सबसे निकटतम कौन सी है? देवयानी यानी एंड्रोमेडा। ठीक है, याद रखेंगे। तो ब्रह्मांड के सिद्धांत पे काफ़ी थ्योरीज दी गई है। उनमें से एक है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत किन्होंने दिया है? किन्होंने दिया? जॉर्ज लेमेत्रे। कब दिया? 1927 में। एंड एंड 1931 में क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। इन्होंने क्या बताया इसमें? इन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड है वो संकेंद्रित पदार्थ का विस्फोट था। ब्रह्मांड एक संकेंद्रित पदार्थ था जिसका विस्फोट था। और 13.8 ईयर्स, अरब वर्ष पहले, 13.8 अरब वर्ष पहले हुआ यह ना। फिर उसके बाद इसमें क्या है? आकाशगंगा, तारों और अन्य खगोलीय पिंडों का निर्माण हुआ विस्फोट से। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बिग बैंग, यानी कि विस्फोटक सिद्धांत। फिर आ जाते हैं स्थिर अवस्था सिद्धांत। स्थिर अवस्था सिद्धांत किन किन्होंने दिया? फ्रेड होयल, हरमन बॉन्डी और थॉमस कोल्ड, 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्थिर अवस्था का सिद्धांत दिया। ये क्या प्रस्तावित करता है कि ब्रह्मांड लगातार विस्तारित हो रहा है, लेकिन इसके औसत गुण अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक है, तो ये किन्हों इनने बताया कि लगातार अभी भी ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है, बट क्या है कि जो ब्रह्मांड है इसके औसत गुण क्या रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम किस पे? तारों। ये हमने पढ़ लिया है कि आकाशगंगाएं क्या होती है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सौरमंडल की उत्पत्ति। देखो, एक चीज़ ध्यान रखना कि जो ब्रह्मांड है उसके लगातार फैलने, ब्रह्मांड के लगातार फैलने और विस्तारित होने के विचार को एडविन हबल ने प्रस्तुत किया था। किन्होंने प्रस्तुत किया था? एडविन हबल ने। ठीक है, किन्होंने प्रस्तुत किया था? एडविन हबल ने। ठीक है, और सौरमंडल की उत्पत्ति देखेंगे हम लोग तो 4.8 अरब वर्ष पहले शुरू हुआ। कौन? सौरमंडल। सौरमंडल, यह प्रक्रिया जब कब शुरू हुई? तब शुरू हुई जब गैस और धूल, एक बादल, संकुचित बादल था, एक बादल था गैस का और धूल कणों का। ठीक है, तो उसका क्या हुआ कि घूमती हुई क्या बन गई? डिस्क बन गई। और फिर निहारिका यानी नेबुला बने। नेबुला क्या होता है? गैसों के बादल होते हैं ना, उनको निहारिका नेबुला बोला जाता है। तो इस तरीके के क्या बन गए? बादल बन गए। किस किस के बादल हैं इसमें? क्या क्या है? गैस है, धूल है। ठीक है, गैस और धूल के। कब? 4.8 अरब वर्ष पहले। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग, फिर और सिद्धांत दिए गए किसके बारे में? सौरमंडल के लिए सिद्धांत दिए गए। तो सौरमंडल के लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए गए वो हम देख लेते हैं। तो पहला था ग्रहाणु सिद्धांत। किन्होंने दिया है? 1905 में थॉमस क्राउडर चैम्बरलिन और फॉरेस्ट रे मोल्टन ने। किन किन ने? 1905 में थॉमस क्राउडर चैम्बरलिन और फॉरेस्ट रे मोल्टन ने दिया। ठीक है, निहारिका परिकल्पना आई। फिर निहारिका परिकल्पना किन्होंने दी? 1755 में इमैनुअल कांत द्वारा प्रस्तावित और 1796 में पियरेट साइमन लाप्लास द्वारा स्वतंत्र रूप से विस्तारित। पृथ्वी की आयु 4.8 5 वर्ष है ना। तो क्या है कि 1755 में इमैनुअल जो कांत थे, इमैनुअल कांत ने क्या दी थी?
प्रस्तावित करी थी, 1796 में पियरे साइमन लाप्लास द्वारा स्वतंत्र रूप से विस्तारित की गई। और उन्होंने क्या बताया कि जो पृथ्वी की आयु वो क्या है, 4.5 अरब वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कोपरनिकस सिद्धांत। व्हाट इज कोपरनिकस थ्योरी? तो कोपरनिकस जी की थ्योरी क्या थी कि इन्होंने क्या भविष्यवाणी करी थी, प्रेडिक्शन क्या दी इन्होंने कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। सूर्य क्या है, ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है तथा पृथ्वी और अन्य ग्रह उसके चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। इस सूर्य केंद्रित जो सिद्धांत है, यानी कि सूर्य जो केंद्र में, इसको हेलियोसेंट्रिक मॉडल भी बोला जाता है। कौन सा मॉडल? हेलियोसेंट्रिक मॉडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज़, किसके नाम से जाना जाता है? हीलियोसेंट्रिक मॉडल के नाम से जाना जाता है। फिर आ जाते हैं हम लोग सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। तो सौर मंडल क्या है? हमारे सौर मंडल में टोटल तो 8 तो ग्रह हैं। पहले 9 थे, प्लूटो को हटा दिया बिकॉज वो क्या करता था, जो हमारा ये ग्रह था ना, कौन, नेपच्यून, नेपच्यून की जो जो उसकी जो कक्षा है उसको क्या करता था, ओवरलैप करता था, इसलिए हमने प्लूटो को ग्रहों की सूची से हटा दिया। अब उसको बौना ग्रह बना दिया हमने। और 5 बौने ग्रह हैं सौर मंडल के अंदर। सूर्य है वो हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित एकमात्र तारा है। ठीक है, और सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का 99.86% किसने घेरा हुआ है? सूर्य ने। ठीक है, देखो मतलब 0 पॉइंट कितना है, 86 हो गया, तो 14% ही बाकी ग्रहों ने घेरा हुआ है। मतलब सोचो सूर्य कितना विशाल है। तभी तो बोलते हैं कि सूर्य सूर्य के सामने पृथ्वी का, जैसे ये सूर्य है ना, तो पृथ्वी पता है ये पॉइंट से भी छोटा होगा। ये है पृथ्वी का आकार सूर्य के सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि आकाशीय पिंड क्या होते हैं? जो रात में आकाश में चमकने वाले जितने भी पिंड होते हैं वो आकाशीय पिंड कहलाते हैं। अब देखो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं दीप्त और एक होते हैं अदीप्त। तो देखो दीप्त क्या होते हैं? दीप्त वो जो जलेंगे, दीप यानी दीपवान हो रहे हैं, यानी कि खुद का प्रकाश होता है उनके पास, किसी और के प्रकाश से नहीं जलते। जैसे तारे हो गए, तारों के पास खुद का प्रकाश होता है। मोमबत्ती हो गई, जुगनू हो गए, बल्ब हो गए, इनके पास क्या होता है? खुद का प्रकाश होता है। फिर आती अदीप्त। अदीप्त क्या होती है? अपना प्रकाश तो होता नहीं है, स्वयं का अपना स्वयं का प्रकाश तो उत्सर्जित नहीं करते हैं और दूसरों के प्रकाश से चलते हैं। जैसे चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, उल्कापतित, ये सारे क्या होते हैं? अदीप्त होते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट कि धूमकेतु क्या होता है। देखो धूमकेतु के बारे में अब आपने देखा होगा कि भाई धूमकेतु क्या होता है। धूमकेतु होने को तो एक क्या है, पिंड ही है। क्या कर रहा है? सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। जैसे कि धूमकेतु बर्फ से बने पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और धूल, चट्टान और जमी हुई गैसों जैसे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन से बने होते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? धूमकेतु बोलते हैं। किन किन से बने होते हैं? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और मीथेन, खासकर मीथेन से बने होते हैं ना, तो बर्फीले पिंड है इसलिए। ठीक है, इसमें एक हेली धूमकेतु जो मस्ट इंपॉर्टेंट है। हेली धूमकेतु क्या होता है? तो हेली धूमकेतु हर 76 साल में दिखाई देते हैं। लास्ट टाइम 1986 में दिखे थे, अब 2061 में दिखेंगे, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये सन पूछ लेता है कभी कभी कि हेली धूमकेतु कितने साल में दिखते हैं। देखो क्षुद्र ग्रह आ गए। क्षुद्र ग्रह क्या है? क्षुद्र ग्रह है एक चट्टानी पर धातु युक्त और बर्फीले पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। धातु युक्त होते हैं, इनमें धातु होती है, बर्फीले होते हैं, चट्टानी होते हैं। ठीक है, तो इन सूर्य के चारों परिक्रमा करते हैं। अब इन उल्का कितने प्रकार की होती है? तो देखो जो ये मेटेरोइड्स वगैरह होती है ना, ये 3 प्रकार की होती है, 3 अलग। एक तो होते हैं उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होते हैं? उल्का और उल्कापति तीनों अलग अलग चीज़ होती है। हम सोचते हैं कि भाई उल्का एक ही चीज़ है जो धरती पर गिर के और फट गई, वही उल्कापिंड हो गया। नहीं, उल्कापिंड अलग चीज़ है, उल्का अलग चीज़ है, उल्कापतित अलग है। क्षुद्र उल्कापिंड होते हैं क्षुद्र ग्रहों से भी छोटे होते हैं, चट्टानी होते हैं, धात्विक अंतरिक्ष पिंड जो क्या होते हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ये धरती पर नहीं आते हैं, ध्यान रखना। तो इसलिए ये उल्कापिंड है। ठीक है, उल्का क्या होती है कि उल्कापिंड पृथ्वी के मध्यमंडल में प्रवेश करके जलता है। उल्कापिंड ये होता है, वो क्या करता है, जब जैसे ही पृथ्वी के मध्यमंडल में आया, क्या होता है, जलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है? जलना स्टार्ट कर देता है। एंड जो उल्कापतित होता है, स्टार्ट कर देता है और प्रकाश की एक लकीर की तरह दिखता है, तो उल्का कहा जाता है। ऐसे दिखता है। अब कभी कभार तारे टूटते दिख रहा है तो उल्का है वो। ठीक है, फिर है उल्कापतित। उल्कापतित क्या होता है? जब कोई जो उल्कापिंड धरती से टकराता है, किससे? धरती की सतह, जो अर्थ है उसकी सरफेस से टकराएगा एंड क्या करेगा? उल्का टकराते हैं तो उसको उल्कापतित कहा जाता है। जैसे खड्डा वड्डा बन जाते हैं बहुत सारे बड़े बड़े, तो वो उल्कापतित होती है वो। ठीक है, उल्काओं की बौछार
जिनको उल्का की बौछार जिसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंटिट्स तो बोलते हैं, जनवरी के शुरुआती महीने में दिखाई देती है। कौन सी? उल्काओं की बौछार, उल्काओं की, ना कि उल्का पतित। उल्का मतलब उल्काओं कौन से होते हैं? जो ऐसे दिखते हैं ना, इस टाइप के, वैसे देखो ये हो रही बौछारें जनवरी के फर्स्ट में। क्या बोलते हैं इनको? क्वाड्रेंटिट्स। ठीक है, फिर आ जाते हैं तारामंडल। व्हाट इज तारामंडल? व्हाट इज कंस्टलेशन? तो तारों का एक समूह होता है जो रात्रि आकाश में पैटर्न आकार का होता है, प्रतीत होता है। ठीक है, उसको तारामंडल बोलते हैं। काफ़ी पैटर्न्स दिखते हैं ना, वो पैटर्न बनाते हैं, वही तारामंडल है। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से। एक तो होता है उर्सा मेजर। उर्सा मेजर कैसा होता है? ये रहा, देखो चम्मच के जैसा। ठीक है, तो इसको सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है ना। और बिग डिपर तारामंडल उर्सा मेजर में देखा गया है। एक बिग डिपर तारामंडल होता है, वो उर्सा मेजर में देखा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है शर्मिष्ठा या कैसियोपिया। डब्लू के आकार का होता है। ठीक है, ये दिख रहा है ना डब्लू, ये उल्टा डब्लू बना रखा है ना। और कैसियोपिया क्या होता है? सबसे चमकीला तारा कौन सा है इसका? शेडार। इसका सबसे चमकीला तारा कौन सा है? शेडार। ठीक है, फिर सेकंड थर्ड देखेंगे हम लोग, तो थर्ड है सिग्नस। सिग्नस क्या है? एक प्रमुख उत्तरी तारामंडल जो अपने विशिष्ट क्रॉस के आकार के लिए जाना जाता है। ये ऐसे क्रॉस के आकार का होता है सिग्नस। तो इसमें दिख नहीं रहा क्या अपन को? सिग्मा टाइप का, ऐसे ऐसे टाइप का। तो सिग्मा से याद रखना, सिग्नस। ठीक है, यानी क्रॉस बनाएगा। या फिर सिग्मा देखो कैसे बनाया जाता है। सिग्मा देखो एक तो ऐसे बनता है, एक ऐसे बनता है सिग्मा। तो देखो इस तरीके का, ऐसा इस तरीके का दिख रहा है ना ये थोड़ा थोड़ा, तो ये सिग्मा, तो सिग्नस बोलेंगे इसको। ठीक है, विशिष्ट क्रॉस आकार का होता है ना। फिर एक होता है इसमें कौन सा? ओरायन। ओरायन कौन सा होता है? ओरायन को क्या बोलते हैं? सबसे चमकीला तारा कौन सा है ओरायन का? रिगल। ये जैसे सबसे चमकीला है, तो ये कौन हो गया? रिगल हो गया। ठीक है, और हंटर है, हंटर के नाम से भी इसको जाना जाता है, किसको? ओरायन को। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग सूर्य पर। तो सूर्य क्या है कि हमारे सौरमंडल का एकमात्र तारा है सूर्य। सौरमंडल में एकमात्र तारा है सूर्य है। अब देखो इसमें कौन कौन से कितने हैं। तो देखो इसमें हाइड्रोजन तो 73% होता है सूर्य के अंदर। हीलियम कितना है इसके अंदर? 25 से 28%। और अन्य गैसें हैं। ठीक है, पृथ्वी की अनुमानित 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से ये। ठीक है, मतलब 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर है कहाँ से? अर्थ से। ठीक है, सूर्य, और जो तो ये अप्रोक्स में इसकी इसकी जो फिक्स वैल्यू तो अभी तक भी नहीं पता चली है कितनी है। ये तो अप्रोक्स में कि हाँ भाई इतना दूर तो है ही। उसके बाद उसकी लेयर्स आ जाती है, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, कोरोना, सूर्य किरण, इतनी सारी। और वो जाने कितने दूर पहले से तो वो लपटे फेंकना स्टार्ट कर देता है। तो यही है। तो क्या है कि सूर्य से पृथ्वी तक के आकाश को पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड जैसे लगते हैं ना। तो कितने लगते हैं? आप 4 मिनट तो देखो मतलब ये है कि सूर्य तक प्रकाश जो पहुंचता है उसमें 4 मिनट, 4 + 4 ऐसे कुछ 8 मिनट लगता है। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड लगती है ना। और ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, सतह पर क्या है? तापमान 5800 सूर्य की सतह पर, केल्विन 5800 केल्विन है ये। ठीक है, और या 5600 डिग्री सेल्सियस। अब देखो 5800 कैसे? 5600 में 273 केल्विन जोड़ देंगे तो तब जाके 5800 केल्विन होगा ये। ठीक है, 5873। ठीक है, इसलिए समझे। अब अगर केल्विन में चेंज करना होता है तो 1 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन में चेंज कर देते हैं। केंद्र पर तापमान कितना होता है सूर्य के? 15.7 मिलियन केल्विन। ठीक है, मतलब सोच लो कितना गर्म है ये। समझे? गर्मी तो उसका भी हमको दिखाई देता है ना यहाँ पे। प्रकाश वर्ष, यह एक लंबाई है। देखो प्रकाश वर्ष क्या होता है? दूरी मापने की लंबाई, सीधा लाइट ईयर्स जिसको बोलते हैं। काफ़ी पिक्चर्स में देखते हैं हम, मार्वल की जो पिक्चर्स है गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी, उसमें देखते हैं ना कि लाइट कितने लाइट ईयर्स दूर है, ये ग्रह इतना लाइट ईयर्स दूर है। तो वो दूरी है। ठीक है, ये टाइम मापने की इकाई नहीं है, ये दूरी मापने की इकाई है। ठीक है, और दो खगोलीय पिंडों के बीच में दूरी मापने के लिए किया जाता है, इसका यूज़ ध्यान रखना। और ये कौन सी दूरी है? जो पृथ्वी है ना, 365 दिन में, 1 जूलियन वर्ष 365 दिन में निर्वात में तय होता है ना, जो दूरी निर्वात में तय हो रही है, उसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होती है? 9.461 इंटू 10⁻12, याद रखने की चीज़ है। और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज़। देखो रात्रि आकाश का सबसे चमकीला तारा कौन सा? तो सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सीरियस, याद रखना है हमको। कौन सा है? सीरियस, सीरियस ब्लैक। फिर आ जाते हैं नीचे, सौर ज्वाला। देखो यहाँ पे पता चलेगा सूर्य की सौर ज्वाला क्या होती है। व्हाट इज
व्हाट इज सनलाइट। तो देखो, सूर्य कलंक होता है ना, वो अस्थायी ग्रह के आकार के गहरे क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं सूर्य कलंक? अस्थायी ग्रह के आकार के गहरे क्षेत्र होते हैं जो सूर्य की सतह पर पाए जाते हैं। इस ये रहे देखो, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये सब सूर्य कलंक है। ये तीव्र चुंबकीय गतिविधि के कारण उत्पन्न होते हैं जो ऊष्मा के संचार को रोकती है ना, जिससे वे आसपास में प्रकाश मंडल की तुलना में ठंडे हो जाते हैं। ये क्या होते हैं? सूर्य कलंक। देखो सौर ज्वाला क्या होती है? सौर ज्वाला क्या है कि सूर्य की सतह की ऊर्जा है, ठीक है। ये विकिरण है जो अचानक शक्तिशाली विस्फोट हो जाती है सूर्य के धब्बों के पास मुड़े हुए चुंबकीय क्षेत्रों में संग्रहित चुंबकीय ऊर्जा के मुक्त होने के कारण होता है। कैसे? मतलब कि जो सौर ज्वाला है क्या होती है, सूर्य की सतह से ऊर्जा और विकिरण का अचानक शक्तिशाली विस्फोट है। यानी कि विस्फोट होते रहते हैं इसमें सूर्य में। किस तरीके के? देखो, ये जो विस्फोट है ना, ये छोटे छोटे ये जो हो रहे हैं लपटों के विस्फोट, तो ये विस्फोट होते हैं ना, तो इसमें क्या करते हैं, इस विस्फोट के कारण क्या होता है, ऊर्जा है वो क्या होती है, चुंबकीय ऊर्जा में मुक्त होने के कारण होता है। फिर हम देखते हैं व्हाट इज ऑरोरा। ऑरोरा क्या होता है? तो सौर पवन के कारण कण है तो है पृथ्वी के चुंबक मंडल से टकराते हैं, जहाँ से वे ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होते हैं। कहाँ? ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर। तो वहाँ वे क्या करते हैं, वायुमंडलीय गैसों से टकराकर उन्हें ऊर्जा उत्सर्जित करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है। कौन करते हैं प्रेरित? वायुमंडलीय गैसों से टकराकर कौन करते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र, सौर पवन है ना, सौर पवन के कण चुंबक मंडल से टकराते हैं जब। ठीक है, याद रखने की चीज़ है, तो हम इसको याद कर लेंगे। ये देखो, ये रहा देखो, ये ऑरोरा है। जैसे यहाँ से जा रहा है तो ये टकरा रहा है इधर ध्रुवीय कणों से, टकराने के बाद ये कहाँ जा रहा है, इस तरीके से फैल गया है ये। तो ये क्या है? ऑरोरा की घटना है ये एक तरीके से। तो हम इसको देखो, ऑरा टाइप का नहीं लग रहा क्या ये, तो वैसे उसी टाइप से ऑरोरा समझ लेंगे इसको। देखो अब सूर्य की परतों के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखो, निहारिका परिकल्पना के अंदर सूर्य की उत्पत्ति लिखी गई थी, ठीक है। तो इसमें देखो, सूर्य क्या है, मिल्की वे आकाशगंगा में क्या है, सर्पिल भुजा में स्थित, जैसे ओरायन इस पर कहा जाता है, जो धनु सेजिटेरियस भुजा से बाहर की ओर फैली हुई है। देखो कि जो सूर्य मिल्की वे आकाशगंगा में एक सर्पिल भुजा में स्थित है, ठीक है। किसमें? सर्पिल भुजा में, और जिसे ओरायन इस पर कहा जाता है ना। और जो क्या है, धनु के ऐसे, धनु के आकार, सॉरी धनु से ऐसे थोड़ी ना बनता है, ऐसे धनु के आकार का है ना। सेजिटेरियस भुजा की बाहर की ओर फैली हुई है इस तरीके से, सर्पिल। अब ये आकार सर्पिल है इस तरीके का, इस तरीके में, इस तरीके आकार में है ना, और धनु के आकार में भुजा की बाहर की ओर फैली हुई है। अब देखो, सौर्य कुल आपको पता है 99% भाग सूर्य में निहित होता है। अब देखो इसकी लेयर्स इंपॉर्टेंट है इसकी। देखो सबसे बाहरी वाली लेयर कौन सी है? सबसे बाहरी वाली बताओ, वर्णमंडल, ठीक। अंदर ही अंदर की कौन सी है? आंतरिक सतह, जिसमें आंतरिक कोर होता है, विकिरण क्षेत्र होता है, संवहन क्षेत्र होता है। फिर वर्णमंडल के जस्ट नीचे प्रकाश मंडल, है ना। और एक होती है इसमें कोरोना। कौन सी होती है इसमें? कोरोना। कोरोना वाली ये रही ऊपर की। और भूमिगत प्रवाह होती है इसके अंदर, समझे, प्रकाश मंडल के अंदर। तो देख लेते हैं सारी तीन तीन ग्रह, तीन वो है इनकी वो। तो प्रकाश मंडल क्या है? सूर्य की एकमात्र दृश्यमान यानी कि बाहरी बाहर की जो हमको दिखती है वो होती है। वर्णमंडल क्या है? अभी सबसे बाहर वाली दिख रही थी, बट प्रकाश मंडल के ठीक ऊपर की धुंधले लाल वलय के रूप में दिखाई देती है, समझे, और हमको नहीं दिखती है क्योंकि बहुत ज़्यादा वो रहता है इसमें। इस दिखती नहीं है हम लोगों को। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि इसमें क्या रहता है, बहुत ज़्यादा लाइट, फोकस बहुत ज़्यादा। एक सेकंड गाइस। तो क्या रहती है इसमें, बहुत ज़्यादा बाहरी है तो अत्यंत गर्म होती है। और ये क्या होती है, सूर्य ग्रहण के दौरान ही दिखती है हमको। कौन सी? सूर्य किरण, कोरोना। सूर्य की सबसे बड़ी, सबसे बाहरी परत है जो अत्यंत गर्म होती है, सबसे बाहरी, और केवल सूर्य ग्रहण के दौरान देख सकते हैं हम, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट ग्रह। अब देखो, ग्रहों के बारे में हमको क्या क्या पता होना चाहिए, कितनी दूरी है, कितना व्यास है, और सबसे मेन किससे मिलकर बना हुआ है, बस। और खोज करी है तो खोज ली, बस इतना याद रखना है हमको इसमें। तो कभी कभार पूछ लेता है, और रेलवे तो पूछता है देखो। तो स्थलीय ग्रह किस तरीके, देखो स्थलीय ग्रह, स्थलीय मतलब स्थल होगा, यहाँ पे स्थल होगा मतलब क्या है, चट्टान सामग्री से बने होंगे। और जो भी यानी गैसीय ग्रह, तो स्थल नहीं होगा मतलब गैसीय पदार्थ से बने होंगे। देखो नाम से ही पता पड़ेगा एक चीज़ तो हमको। अब स्थलीय है तो स्थल है तो क्या है, स्थल तो छोटे भाग में हो सकता है, छोटे, अपेक्षाकृत छोटे। और गैसीय है तो गैस तो ज़्यादा जगह में फैलती है, तो क्या हो गए, विशाल हो गए। फिर इनकी सतह ठोस है, सिंपल है, कोई ठोस सतह नहीं होगी इधर। सूर्य के निकट स्थित होंगे, ये दूर स्थित होंगे।
उनके पास बहुत कम है, कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। और इधर इनके पास क्या है, बहुत ज़्यादा उपग्रह है ना। उनके पास कोई वलय नहीं है स्थलीय ग्रहों के पास, और वलय किसके पास है, गैसीय ग्रहों के पास। उदाहरण में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और ये हो गए बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। ये हमारा डिफरेंस हो गया। अब आ जाते हैं हम सबसे पहले बुध पर। हु इज बुध? ये रहा बुध, दिख रहा है सबको, बुद्धा। बुद्ध धम्म वाला है, बुद्ध नहीं है। तो बुध क्या है, सूर्य का निकटतम ग्रह है। इसका व्यास सबसे छोटा है, पहली बात। इसका व्यास कितना है, 4900 किलोमीटर, यानी कि 4900 किलोमीटर है। और देखो, ये सूर्य के चारों ओर 88 दिनों में क्या करता है, परिक्रमा लगाने वाला सबसे तेज ग्रह है। अब देखो, दो चीज़ होती है, एक तो होता है घूर्णन और एक होता है परिक्रमण। परिक्रमण, ठीक है। तो घूर्णन क्या होता है, घूर्णन है कि वो अपनी अक्ष पे घूम रहा है। क्या कर रहा है, अपनी अक्ष में। अब घूर्णन मतलब कि घूर्णन घूम रहा है अपनी अक्ष पे, तो 24 दिन रात चेंज होते हैं कि भाई उसको एक अपना पूरा एक घूर्णन करने में कितना टाइम लग रहा है, यानी वो 360 कितना घूम रहा है, तो है ना घूर्णन हो जाएगा। परिक्रमण का मतलब क्या होता है, परिक्रमण मतलब कि सूर्य है, तो ये बुध है, तो इसके चारों ओर कितने समय में लगा रहा है। तो यही बोला है कि ये सबसे तेज लगा लेता है 88 दिनों, क्योंकि सबसे पास है सूर्य के। इसकी जो कक्षाएं वो थोड़ी छोटी हैं, तो क्या करता है 88 दिनों में ही पूरा परिक्रमण कर लेता है, ठीक है। और एकमात्र ग्रह जिसका कोई वायुमंडल नहीं है इसमें, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर आ जाता है शुक्र। शुक्र कौन है, शुक्र को देखेंगे एक बार अच्छे से कि शुक्र के अंदर क्या है। एक सेकंड रुकेंगे। हाँ, तो देखिए शुक्र में है कि क्या है, सौर मंडल का क्या है, सबसे गर्म, कैसा है, सबसे गर्म है ना। और पृथ्वी का जुड़वा के रूप में जाना जाता है। और सौर मंडल का सबसे चमकीला भी है, सबसे चमकीला है और सबसे धीमा घूर्णन है इसका। अब देखो घूर्णन आ गया, घूर्णन मतलब क्या है कि अपनी अक्ष पर सबसे ज़्यादा घूर्णन है इसका। मतलब कि एक दिन और रात में चेंज होने में 243 पृथ्वी के दिन लगते हैं इसको, इतना तेज है। मतलब घूमता ही नए के बराबर घूम रहा है, कोई मतलब नहीं है इसका। सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल होते हैं इस पे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है याद करने की। इस पे क्या होते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल, किस पे, शुक्र पे। सैसे शुक्र, सैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। फिर आता है पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, तो एकमात्र ग्रह जो जीवन का समर्थन करता है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जो किसका समर्थन करता है, जीवन का। इसे नीला ग्रह 70% जल के नाम से भी जाना जाता है। कैसे, किस नाम से जाना जाता है, नीला ग्रह 70% जल। क्यों, क्योंकि इस पे जल मात्रा सबसे ज़्यादा है। प्राकृतिक उपग्रह कौन है इसका, चंद्रमा है। इसका घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और इसका घनत्व सबसे उच्च है, ध्यान रखना। और पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, शुक्र है। देखो, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और सूर्य के बाद सबसे, और जो सबसे चमकीला तारा कौन सा है, सीरियस। अभी पढ़ाया था मैंने थोड़ी देर पहले। मंगल पे आ जाते हैं। मंगलयान कब कब लॉन्च करने वाले हैं हम, बताओ, करंट का क्वेश्चन है। तो मंगलयान हम लॉन्च करेंगे 2028 में ना, 2028 में, हाँ। मंगलयान नहीं, गगनयान करेंगे। मंगलयान 2030 एंड 2028 पे गगनयान, गगनयान, ठीक है, याद रखेंगे। एंड अभी आर्टेमिस 2 हुआ है, उसमें कितने लोग गए हैं, 4, नासा ने किया है। एक उसमें महिला है जिसका नाम क्या है, उसका नाम है कोची कोश, ठीक है। बस यही है इम्पोर्टेंट तो अभी तो फिलहाल तो, ठीक है। मंगल लाल मिट्टी के लोहे से भरपूर होने के कारण लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, कौन, मंगल। दूसरा सबसे छोटा ग्रह फोबोस और डीमोस, इसके दो प्राकृतिक उपग्रह। दूसरा सबसे छोटा है ये, फोबोस और डीमोस क्या है, इसके प्राकृतिक उपग्रह हैं, ठीक है। फोबोस एंड डीमोस, जैसे हमारा चंद्रमा। ओलंपस मोन्स, ऊंचाई 22 से 25 किलोमीटर, सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है, ठीक है। मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत स्थित है, उसकी पता है ऊंचाई कितनी है, 22 से 25 किलोमीटर। इंडिया के अंदर कौन सा पर्वत है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा, 8 किलोमीटर से ऊपर है बस, 8,848, यानी कि 8 किलोमीटर 848 मीटर। चंद्रमा के ऊपर 22 से 25 किलोमीटर बड़ा क्या है, ज्वालामुखी और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है मंगल ग्रह पर, ठीक है। दिन की लंबाई यहाँ 24 घंटे 37 मिनट होती है ना, ऑलमोस्ट पृथ्वी के जितना दिन। क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है, कौन सा, क्षुद्र ग्रह बेल्ट।
जो होता है मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाया जाता है। और नासा के जो ओसिरिस रेक्स मिशन का क्षुद्र ग्रह बेन्नू का अध्ययन किया गया। नासा का जो ये मिशन था ना, कौन सा, ओसिरिस रेक्स, इसके द्वारा क्या किया गया, इंपॉर्टेंट है करंट के हिसाब से, मिशन द्वारा क्षुद्र ग्रह बेन्नू का प्रयोग क्या किया गया था, अध्ययन किया गया था ओसिरिस रेक्स के द्वारा। फिर आ जाता है बृहस्पति, सौर सबसे बड़ा, ठीक है। घूर्णन, अब देखो इसका घूर्णन सबसे कम है, सबसे छोटा घूर्णन है इसका, यानी एक दिन कितने में कर लेता है, 9 घंटे 55 मिनट। पृथ्वी में जितने में 9 घंटे 55 मिनट होते हैं ना, उतने में ये अपना घूर्णन कंप्लीट कर लेता है। रात्रि आकाश में चंद्रमा और शुक्र के बाद जो सबसे चमकीला तारा कौन होता है, बृहस्पति होता है। इसके टोटल 95 उपग्रह हैं, जिनमें लो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। और गैनीमेड क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक है। चारों की नाम है, इंपॉर्टेंट यही है। इसके चारों ओर क्या है, अस्पष्ट वलय है, वलय तो है बट वो अस्पष्ट है। और इसके अंदर ग्रेट रेड स्पॉट है ना, सौरमंडल का सबसे विशाल तूफान इसी के अंदर है, बिकॉज गैसियस है, और गैसियस है तो तूफान तो चलेंगे ही। और ग्रेट रेड स्पॉट नाम का तूफान सबसे बड़ा किसके अंदर है, बृहस्पति के अंदर, ठीक है। फिर आ जाते हैं शनि। तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है कौन, शनि, सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का दूसरा। इसके चारों ओर चमकीले और संकेंद्रित वलय है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह और इसके चारों ओर चमकीले और संकेंद्रित वलय है, ठीक है। जो छोटी बर्फ चट्टानों और बर्फ के टुकड़ों से बनी, किससे बनी है, छोटी सी चट्टानों और बर्फ के टुकड़ों से। शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है, 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पानी में तैर सकता है ये, ठीक है। फिर इसके 274 उपग्रह, ध्यान रखना, टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। देखो टाइटन एनसेलाइट्स पर जीवन की संभावना दिखाई देती है। फिर आते हैं 1655 में क्या है, जो होजिन्स थे उन्होंने क्या किया था, शनि के वलय की खोज की थी। और कैसिनी थे, उन्होंने 1665 में किसकी खोज की थी, इसके अंतर की, जो वलयों के बीच कितना अंतर है। और घूर्णन कितने में कर लेता है शनि, 11 घंटे में। और बृहस्पति 9 घंटे और 55 मिनट में घूर्णन कर लेता है। फिर आ जाते हम लोग अरुण वरुण। तो देखो अरुण, इसमें मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण हरित ग्रह, मीथेन है, मीथेन और हरित ग्रह बोलेंगे क्योंकि मीथेन के कारण हरा है ना। खोजकर्ता विलियम हर्शेल 1781, ठीक है, अरुण के। फिर हाइड्रोजन और हीलियम, अमोनिया और पानी से बना वायुमंडल है इसमें। इसमें कम से कम 27 उपग्रह, मिरांडा, एरियल और एब्रियल, ठीक है। फिर यह क्या है, अपने अक्ष पर 98 डिग्री तक झुका हुआ है, इसलिए इसे घूमता हुआ ग्रह या लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। घूर्णन समय कितना है, 17 घंटे। वरुण 165 वर्षों की सबसे धीमा परिक्रमण है इसका, ठीक है, परिक्रमण, यानी कि ये सूर्य के सबसे दूर है तो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है घूर्णन परिक्रमण, एक सूर्य का एक राउंड पूरा करने में। घूर्णन समय 16 घंटे है, ठीक है। अपना एक दिन रात पृथ्वी के 16 घंटे के बराबर में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। सबसे तेज हवा वाला ग्रह, सबसे तेज हवा वाला है, हाइड्रोजन और हीलियम का वातावरण है। यहाँ क्या थी, मीथेन थी, ठीक है। मीथेन के कारण इसका रंग नीला होता है, यहाँ हरा होता है। खोजकर्ता जोहान गैले और अर्बेन लेवेरियन ने 1840 में, वह 1781 विलियम हर्शेल। फिर है गणितीय अनुमानों द्वारा खोजा गया एकमात्र ग्रह ट्राइटन है, 14 उपग्रहों में से एक प्रसिद्ध उपग्रह इसका ट्राइटन। और टाइटन किसका है, टाइटन शनि का है, ठीक है, याद रखेंगे। फिर आ जाते हैं हम लोग चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह आदित्य पिंड है, क्योंकि इस किससे चमकता है, सूर्य की रोशनी से। और त्रिज्या कितनी, 1.74 इंटू 10⁶ मीटर, कितनी, 1.74 इंटू 10⁶ है ये, ठीक है। फिर चंद्रमा का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 1.26 सेकेंड समय लेता है, कितना, 1.26। और चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर है। एंड चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण क्या है, पृथ्वी का 1/6 लगता है, ठीक है, कम लगता है मतलब पृथ्वी से। फिर है चंद्रमा का केवल एक ही भाग हमें दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा का घूर्णन है वो परिक्रमण समान समय होता है। जो चंद्रमा है उसका घूर्णन और परिक्रमण दोनों समान समय में हो रहा है, इसलिए हमको एक ही भाग दिखाई देता है इसका। चंद्रमा पर सबसे ऊंचा बिंदु माउंट लेबनिज, जिसे मॉस ह्यूजेंस के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा बिंदु है, सबसे ऊंचा तो ये है, और सबसे ऊंचा बिंदु चांद का सेलिनियन समिट, सबसे ऊंचा पर्वत पर सबसे ऊंचा बिंदु है ये, चांद का सबसे ऊंचा बिंदु है। और सबसे ऊंचा पर्वत है मॉस ह्यूजेंस माउंट लेबनिज, मॉस ह्यूजेंस ने खोज की थी इसलिए इनके नाम पर ही रखा गया। फिर आ जाता है बौने ग्रह। तो बौने ग्रह क्या होती है, एक होती है क्यूपर बेल्ट, तो यह वरुण से परे यानी वरुण के भी बाहर है, एक वलय है जिसमें क्या अनेक क्षुद्र ग्रह, चट्टानें और धूमकेतु शामिल है, ठीक है। फिर आते हैं उल्ट बादल। उल्ट बादल क्या होते हैं, क्यूपर बेल्ट के पार स्थित, क्यूपर बेल्ट से भी आगे वह क्षेत्र जहाँ बर्फीले पिंड पाए जाते हैं उसको बोलते हैं उल्ट बादल। और विशेषता क्या है, सूर्य के चारों ओर स्थित है,
लगभग गोलाकार आकार का है, अपनी कक्षा से मलबा हटाने में असमर्थ है। कौन? क्यूपर बेल्ट या क्षुद्र ग्रह, ठीक है। फिर आ जाता है प्लूटो। प्लूटो देखो 2006 में ग्रहों की सूची से हटा दिया गया था। प्लूटो का बौना ग्रह माना जाता है, अब ये क्यूपर बेल्ट में सदस्य है, ठीक है, लास्ट वाली में। और प्लूटो के 5 उपग्रह, चारोन सबसे बड़ा है इसमें, ठीक है, चारोन सबसे बड़ा है। और प्लूटो की एक परिक्रमा 248 पृथ्वी वर्ष के बराबर होती है, यानी कि जो एक सूर्य का एक चक्कर कब लगाता है? 248 पृथ्वी वर्ष के टाइम में। अब इसकी जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा थी, वरुण की कक्षा को क्या करती थी? ओवरलैप करती थी, इसलिए क्या है, इसको हटा दिया गया हमने। और ये सबसे बड़ा और सबसे चमकीला बौना ग्रह है, ठीक है। फिर बाकी और भी बौने ग्रह हैं, उनको भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला एरिस, दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह, सबसे बड़ा प्लूटो है, दूसरे पे एरिस है। फिर मैकमैक तीसरा सबसे बड़ा है, जिसमें 310 वर्षों में परिक्रमा करता है, सबसे तगड़ा है। होमिया क्यूपर बेल्ट में सबसे तेज घूमने वाला बौना ग्रह होमिया। और सेरेस बौना ग्रह क्षुद्र ग्रह बेल्ट में मौजूद है, ठीक है। फिर आ जाते हैं सौर और चंद्र मिशन। तो देखो, सूर्य का मिशन था आदित्य 11 भेजा, भारत का पहला सौर वेधशाला मिशन था। 2 सितंबर 2023 को इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसमें L1 सूर्य पर प्रथम लैंग्राज बिंदु को संदर्भित करता है। कुल 5 थे, L1, L2, L3, L4 और L5, ठीक है। L1 किसको करता है? लैंग्राज बिंदु, ठीक है। फिर है चंद्रमा। देखो, चंद्रमा का चंद्रयान 3 भेजा था हमने, यह इसरो का तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है ना। इसमें क्या था? लैंडर तो विक्रम था, रोवर प्रज्ञान था, बिंदु शिव शक्ति बिंदु। और कहाँ पे? दक्षिणी ध्रुव पे, यानी कि साउथ पोल। साउथ पोल पे हमने क्या किया? लैंड करवाया इसको, ठीक है, निकटवर्ती भाग, जहाँ पर अब तक कोई भी नहीं, किसी भी एजेंसी ने वहाँ पर नहीं गया। अब देखो चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ा फैक्ट एंड फिगर्स देख लेते हैं। तो लॉन्च व्हीकल क्या आता है इसका? GSLV MK3 याद रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद काम की चीज़ इसमें क्या देखेंगे? इसका जो मकसद था वो क्या था? पॉपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर इसमें मतलब भेजे गए थे कंपोनेंट्स, है ना। लॉन्च साइट क्या थी? सतीश धवन स्पेस सेंटर, यानी श्रीहरिकोटा से आंध्र प्रदेश से क्या किया गया? भेजा गया। और मिशन की लाइफ कहते हैं लूनर डे लाइट, कितनी? एक लूनर डे लाइट, यानी एक रात्रि किसकी? चंद्रमा की। पीरियड ऑफ रफली 14 अर्थ दिन के, ठीक है। इसका वजन कितना था? 3900 किलोग्राम। और लैंडिंग साइट क्या थी? मून साउथ पोलर रीजन, शिव शक्ति बिंदु। फिर आ जाते हैं चंद्रयान 4 कब जाएगा। तो देखो, लूनार सैंपल रिटर्न मिशन, ये क्या है? इसका चंद्रयान 4 का जो वो है ना, क्या कहते हैं, उद्देश्य है कि चंद्रमा पर जाना और वहाँ से चंद्रमा से क्या सैंपल लेके आना, मिट्टी के, ठीक है। ये तो देखो इसमें क्या है? विल सेफली, इसकी क्या री एंट्री मॉड्यूल है, विल सेफली लैंड विथ द लूनार सैंपल्स ऑन अर्थ, ठीक है, ये इसका वो है। फिर आ जाते हैं असेंडर मॉड्यूल क्या है इसका। तो देखो, ये क्या करेगा? लिफ्ट ऑफ करेगा लूनार को, सरफेस को, एंड रीच ऑर्बिट टू डॉक विद द ट्रांसफर मॉड्यूल के साथ में। 2 इंजन लगाए गए इसमें, 800 एन उसके 800 के और फिक्स थ्रस्ट के साथ में। फिर आता है डिसेंडर मॉडल क्या है इसका? तो विल परफॉर्म द लूनार लैंडिंग, इसमें 6 इंजन लगाए गए हैं इसके, ठीक है। फिर ट्रांसफर ये पढ़ लिया हमने। फिर प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या है इसका? परफॉर्म करेगा अर्थ को बाउंड करेगा, ऑर्बिट को रेजिंग करेगा, बंद को, लूनार ऑर्बिट और इंसर्शन को, ठीक है, एक लिक्विड। और देखो इसका लॉन्च, मेन चीज़ है इसका लॉन्च। तो देखो लॉन्च 1 में तो जाएगा री एंट्री मॉड्यूल, ट्रांसफर मॉड्यूल 1527 किलो, और लॉन्च 2 में क्या जाएगा? एसेंट मॉड्यूल 5200 किलो, ठीक है। फिर है मंगलयान। मंगलयान क्या है? मंगल पर भेजा जाने वाला है, मार्स ऑर्बिटल मिशन है। इसरो लॉन्च करेगा इसको 2013, सॉरी मंगलयान ने इसको तो 2013 में लॉन्च किया गया था, वो तो गगनयान लॉन्च करेगा, ठीक है। 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट इसका देखो बहुत कम बजट था, सबसे कम बजट में जाने वाला 450 करोड़। ऑर्बिटल पीरियड कितना था? कितने दिन? 72 घंटे 51 मिनट 51 सेकेंड, ये ऑर्बिटल पीरियड था इसका, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट इंटरप्लानेटरी मिशन था, फर्स्ट एशियन कंट्री था, रीच टू मार्टिन ऑर्बिट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट में जाने वाला इंडिया पहला कंट्री था एशिया का, है ना। और जो लीस्ट एक्सपेंसिव था, ये बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली था ये। फिर देखो इंपॉर्टेंट चीज़, सुपरनोवा क्या होता है? तारों का विस्फोट होता है ना, तो सुपरनोवा बोलते हैं इसको। पल्सर क्या होता है? एक न्यूट्रॉन तारा होता है, ठीक है। ब्लैक होल क्या होता है? बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है तो खींच लेता है, वो तो ब्लैक होल बोलते हैं उसको। और एक होता है वैन एलन विकिरण बेल्ट। क्या होती है वैन एलन विकिरण बेल्ट? तो ये आवेशित कणों के 2 संकेंद्रित बल है जो पृथ्वी को घेरे हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं? वैन एलन विकिरण बेल्ट। फिर है
तारे का रंग उसके सतह के तापमान को दर्शाता है। सबसे गर्म तारा नीला दिखाई देता है, सबसे ठंडा तारा कैसे दिखाई देता है, लाल या नारंगी। ठीक है। सूर्य और सौरमंडल पर उसके प्रभाव का अध्ययन, सूर्य या सौरमंडल पर उसके प्रभाव के अध्ययन को करने वाले विज्ञान को हीलियोफिजिक्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। व्हाट इज हीलियोफिजिक्स? सूर्य और सौरमंडल पर उसके प्रभाव का अध्ययन करने के विज्ञान को हीलियोफिजिक्स बोलते हैं। और इसी के साथ आपका आज का हमारा ये लेक्चर होता है ख़त्म। अगर आपको समझ में आया हो अच्छे से एंड मैं एक्सप्लेनेशन, तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर लेना फॉर अपकमिंग वीडियोस, क्योंकि मैं डालता रहूँगा ऐसे ही नोट्सों का रिवीजन करवाने के लिए। एंड इसके बाद में हम MCQs भी ले लेंगे 2025 के सारे। ठीक है, तो इस करते रहें तैयारी। और अगर जैसे आपको लगे कि कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इस वीडियो में और एक्सप्लेनेशन में, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर सजेशन देना। इट्स प्लेजर फॉर मी। एंड आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे श्याम।